Hello everyone, welcome to Nishan Online Digital Platform. Today we are going to discuss paper number first, class 12th physics. Okay, so first question of this paper is multiple choice questions are the number of electrons present in 1 coulomb of charge. Okay, so formula is Q equals to N. तो n का वैल्यू फाइंड आउट करना है q डिवाइड बाय q का वैल्यू कितना है 1 कूलम है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 10 पावर -19 कूलम कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा ये हो जाएगा 10 पावर प्लस का 19 ओके 1.68 10 अगर मैं इधर लेता हूं तो 10 into 10 पावर प्लस 18 डिवाइड बाय 1.6 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 कितना आ जाएगा 6.25 into 10 to power 18 electrons. तो this is the right answer. A is the right answer. 6 approximately 6 consider कर लिया. The electrostatic force on a small sphere of charge is due to another small sphere of charge is in air is 0.4 Newton. The distance between the two sphere is अपने को separation बताना है. Electrostatic force क्या होगा K Q1 Q2 divided by R square. और फोर्स की वैल्यू जो दे रखी है कितना दे रखा है 0.4 न्यूटन तो दिस इज 0.4 के इज व्हाट 9 to 10 पावर 9 वो भी पुट कर देते हैं 9 to 10 पावर 9 फर्स्ट चार्ज इज 0.2 एंड द अनदर चार्ज इज 0.4 तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 एंड सेपरेशन का स्क्वायर कर सकते हैं 0.4 से 0.4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो r स्क्वायर इज व्हाट 9 into 10 is power 9 multiplied by 0.2 ओके तो 10 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 into 10 is power 8 r स्क्वायर ओके तो यहाँ पे अगर बात अच्छा सेपरेशन कूलम में है और ये न्यूटन में ठीक है जैसे पूछा आपने से तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो कैंसिल आउट हो गया 8 हो गया और यहाँ पे अगर बात करूं 18 हो गया तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ऑफ 18 into 10 पावर 8 ओके तो यहाँ पे 10 पावर 4 हो जाएगा और 18 के लिए 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो यहाँ पे अगर बात हो 9 का तो 3 रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1441 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 4 डन ये पूछा आपने से आर स्क्वायर 0.4 से कैंसिल आउट हो जाएगा आर स्क्वायर 9 दिस ओके 9 तो कितना हो जाएगा 3 रूट 2 एंड दिस इज 1.41 तो 3 12 3 4 तो 4.23 into 10 पावर 4 तो आंसर ही नहीं है into 10 पावर 4 प्लस में आंसर आ रहा है एक बार और चेक करते हैं the electrostatic force on the small sphere of charge this and another sphere is charged this in air is 0.4 न्यूटन तो फोर्स का वैल्यू हो गया 0.4 k की वैल्यू होगी 9 into 10 पावर 9 q1 q2 हमने पुट किया है 0.2 एंड 0.4 डिवाइड बाय r स्क्वायर दोनों स्फीयर्स के बीच में अपने को सेपरेशन पूछा था तो यहाँ पे r स्क्वायर इधर हो जाएगा 0.4 से 0.4 यहाँ पे 10 होगा तो 10 पावर 9 हो जाएगा तो यहाँ पे 10 पावर 8 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे 10 पावर 8 हो गया तो ये 18 into 10 पावर 8 तो यहाँ पे अगर बात करो रूट ऑफ 18 का तो 10 पावर 8 का रूट कितना हो जाएगा 10 पावर 4 तो यहाँ पे आंसर आएगा 4.2 into 10 पावर 4 मीटर ये सेपरेशन होगा तो ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा Okay, next question is an electric dipole with dipole moment this coulometer aligned at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude this. The magnitude of the torque acting on the dipole is अपने से torque का dipole magnitude पूछा है तो torque क्या होता है P sin theta. Okay. Dipole moment दे रखा है कितना 2 into 10 पावर -9 ऐसा ही सिस्टम में गिवन है E की बात करेंगे तो वो भी न्यूटन पर कूलम में मींस 4 into 10 पावर 4 एंड द एंगल बिटवीन बोथ इज 30 डिग्री तो sin 30 डिग्री इज 1/2 ओके तो 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है और ये कितना दे रखा था 2 2 और 2 4 हो जाएगा 2 ही दे रखा था
तो 4 हो जाएगा इंटू 10 टू पावर -5, तो 4 इंटू 10 टू पावर -5, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर कांस्टेंट पोटेंशियल है, V की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, V अगर कांस्टेंट है, क्या होगा बच्चा लोग? तो E इक्वल्स टू माइनस dV बाय dr, ये रिलेशन पता है। अब V कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ठीक है, पहला तो ये हो गया। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ये भी राइट आंसर है। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अच्छा, अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज होता है, और किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के बाहर पोटेंशियल k क्यू बाय r होता है, स्मॉल r, सरफेस पे k क्यू बाय कैपिटल R, और अंदर भी k क्यू बाय कैपिटल R, और सेंटर पे भी k क्यू बाय कैपिटल R। देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन। ओके, ये भी सही है। कैसे? क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की सरफेस पे जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वही पोटेंशियल अंदर भी होता है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इन कंडक्टर्स में एक पॉइंट हम ये पढ़ते हैं कि थ्रू आउट द वॉल्यूम जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। समझ में आती बात? तो इसका मतलब इसके अंदर अगर चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सब जगह पे सेम होता है। तो सी इज आल्सो राइट आंसर। तो डी में क्या आ रहा है? बोथ बी एंड सी, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज q इज प्लेस्ड ओरिजिन O, एक चार्ज q है जिसको ओरिजिन पे प्लेस कर रखा है, ये q चार्ज है। origin O of xy axis is shown in the figure. The work done is taking a charge q from A to B. आई बात समझ में? q चार्ज को A से B तक लेके जा रहा है। The straight line AB is A to B लेके जा रहा है, तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन पोटेंशियल फ्रॉम A to B, तो पोटेंशियल ऑफ B माइनस पोटेंशियल ऑफ A करना है अपने को। तो अगर q चार्ज है तो स्पेस का पोटेंशियल क्या होगा? KQ बाय सेपरेशन क्या है? स्मॉल है। इसी चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ बाय R मींस सेपरेशन क्या है? B। तो वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन इज टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम, अच्छा वर्क डन पूछा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? चार्ज, जिसको लेके जा रहे हैं, तो किसको लेके जा रहे हैं? कैपिटल Q को, तो कैपिटल Q मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ B का पोटेंशियल, वेयर इज B का पोटेंशियल हो गया KQ बाय B माइनस A का पोटेंशियल KQ बाय A। KQ को माना जाएगा KQQ, और यहाँ पे BA और यहाँ पे A माइनस B। दिस इज द राइट आंसर वर्क डन का। तो KQ स्मॉल q कैपिटल Q, K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाला होगा, तो क्या है? A माइनस B डिवाइड बाय AB। ठीक है, और AB B माइनस से आ रहा है, B माइनस से कैसे आ रहा है? आपने पूछा तो वर्क डन इज टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम A टू B, A से B पे जाना है तो VB माइनस VA करना है, तो VB माइनस VA, B का पोटेंशियल KQ बाय सेपरेशन कितना है यहाँ से यहाँ तक का B, और यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे सेपरेशन क्या है कि ये, तो A माइनस B आएगा। ये VB है, दिस इज VB, दिस इज VA। A का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? KQ बाय A। ओके, KQ कौन से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे A माइनस B, तो A माइनस B, दिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन में A आंसर आ जाएगा। ठीक है, और A माइनस B हो जाएगा। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 picofarad capacitor is connected to 80 volt supply. The amount of electrical energy stored in the capacitor is, stored energy के लिए अपने को पता है पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, हाफ CV स्क्वायर और QV बाय 2। तो अपने पता है कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दे रखा है, तो ये यूज में ले सकते हैं। तो हाफ C की वैल्यू कितनी है? 16 इंटू 10 पावर माइनस 12, आई बात समझ में। और यहाँ पे कितना है पोटेंशियल, कितना दे रखा है? 80, तो 80 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 टाइम्स, तो 8 इंटू 80 कितना? 6400 इंटू 16, सॉरी 10 पावर माइनस 12। ओके, डन।
तो कितना हो जाएगा 2 3 48 सॉरी हाँ 48 हो जाएगा 48 और 3 तो 51 तो 51 पॉइंट इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा ये 0 -10 अब यहाँ पे आंसर -10 तो नहीं है तो 5 पॉइंट समथिंग तो ये इसके 2 जीरो नीचे आ जाएंगे तो 5.12 इंटू 10⁻⁻8 तो दिस इज द राइट आंसर बी इज द राइट आंसर ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 7 the electric field in a region is given by this a upon x cube I k b y and c z square k k the SI units of a b c are respectively तो यूनिट्स बतानी है x और y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है z भी डिस्प्लेसमेंट है सब कुछ डिस्प्लेसमेंट है तो अपने को a का यूनिट बनाना है अपने को पता है इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी से उन क्वांटिटीज का डायमेंशन और यूनिट सेम होता है आई भाषण में मतलब उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन यूनिट सेम होता है तो अगर ये इक्वेशन में आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और इसका यूनिट सेम है ठीक है तो इक्वलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम और A डिवाइड बाय यहाँ पे x क्यूब मतलब मीटर क्यूब डिस्प्लेसमेंट का क्यूब तो यहाँ पे अगर बात करो न्यूटन पर कूलम और मीटर क्यूब A का तो ये हो गया तो न्यूटन पर कूलम और मीटर क्यूब फर्स्ट वाला ये दे रखा है ये हो गया एक वोल्ट पर मीटर से भी चेक कर लेते हैं मीटर क्यूब आना चाहिए अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट वोल्ट पर मीटर डालते हैं जो भी यूनिट होता है तो क्या होगा वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर क्यूब जो कि नहीं है वोल्ट पर मीटर और मीटर स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो वोल्ट इनटू मीटर स्क्वायर ये भी हो सकता है आगे चेक करते हैं नेक्स्ट बी का पूछा है तो बी का क्या हो जाएगा वोल्ट की टर्म में दे रखा है तो बी का चेक करते हैं बी का चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर एंड बी इंटू मीटर वाई के लिए मीटर तो बी का हो जाएगा वोल्ट पर मीटर स्क्वायर और इसमें मीटर है इसमें मीटर मतलब ए इज द राइट आंसर हमने ये चेक किया ये और ये सेम है क्योंकि ये वोल्ट पर मीटर में और ये न्यूटन पर कूलम में बाकी इसका चेक किया बी का तो बी का आंसर ये दोनों तो रॉन्ग है और ये दिस इज द राइट आंसर इसलिए ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अपने को फॉल्स स्टेटमेंट बताना है कौन सा है इनसाइड अ चार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो किसी भी कंडक्टर के अंदर इनसाइड अ चार्ज और न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टर न्यूट्रल है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी नहीं दूसरा चार्ज है इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो दिस इज द राइट आंसर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर मस्ट बी टेंजेंशियल टू द सरफेस परपेंडिकुलर होता है दिस इज द रॉन्ग आंसर there is a no net charge at any point inside the conductor कंडक्टर के नो नेट चार्ज कुछ भी नहीं होता there is no net charge at any point inside the conductor क्योंकि सारा चार्ज रिपल्शन की वजह से बाहर चला जाएगा तो दिस इज द राइट आंसर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू द वॉल्यूम यही पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले बोला अपन ने तो बी इज द रॉन्ग आंसर क्यों क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना कि टेंजेंशियल Which of the following VI graphs represent ohmic conductors? ohmic conductors का अपने को साफ पता है कि रिलेशन स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और बाकी सब क्या है नॉन ohmic है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स साइज ऑफ द कंडक्टर टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर ओके ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर ऑल ऑफ द अबव तो ऑल ऑफ द अबव टेम्परेचर डिपेंड करता है साइज पे और ज्योमेट्री पे भी करता है समझ में आती बात तो ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मोबिलिटी पूछिए तो हमने रिलेशन पढ़ रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहाँ पे इक्वलिटी साइन आता है कांस्टेंट आता है म्यू व्हिच इज मोबिलिटी इज व्हाट ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना दे रखा है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड। एम के सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर है, वो भी एसआई में, तो 3 इंटू 10⁻⁻10। तो ये कितना हो जाएगा -6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। समझे नहीं समझे? और ये 3 है, 7.5 है, तो यहाँ पे अगर बात करूँगा 2, तो 2 आंसर आ जाएगा। एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसके बाद में 10⁻⁻6 किस में आ रहा है वो देख लो आप। नीचे -6 है तो ऊपर जाके प्लस का 6 इसमें, तो बी इज द राइट आंसर। ओके। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है किसकी है किसकी नहीं। कंडक्टर की तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ, लेकिन सेमीकंडक्टर की डिक्रीज करती है। मेटल्स इंक्रीजेस एंड दैट सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। ओके, मेटल की तो इंक्रीज करती है, सेमीकंडक्टर की डिक्रीज करती है, तो ये राइट आंसर है। सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस एंड द मेटल डिक्रीजेस, ये गलत है, तो दिस इज द रॉन्ग, ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेशन रीजन का क्वेश्चन है, अपने को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, सो क्वेश्चन इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटेलिक वायर will be decreased। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो डिक्रीज करती है if the temperature of the wire is increased। अगर वायर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी E tau bar डिवाइड बाय m। अब अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो एवरेज कोलिजन टाइम डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एवरेज कोलिजन है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज आल्सो डिक्रीजेस। क्या पूछा गया है? द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटेलिक वायर विल डिक्रीज if the temperature of the wire is increased। So this is the right statement। On increasing temperature conductors of metallic wire decreases conductance। ठीक है, तो on increasing temperature बढ़ाने से मेटेलिक वायर का पूछा है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो भी इंक्रीज करेगा। On increasing temperature conductance of the metallic wire decreases। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आई भाषण में कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, तो ये भी राइट आंसर है। तो दोनों राइट आंसर्स हैं, लेकिन वो उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी इज द, इफ बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो यही है, दोनों राइट है लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला गया है कि जो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अपन ने पढ़ा I इक्वल्स टू, क्या पढ़ा हुआ है, I इक्वल्स टू NEAVD। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द राइट। एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेस द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर डिक्रीजेस, तो दिस इज रॉन्ग आंसर। As the drift velocity increases, the current flowing through the conductor decreases. This is wrong, this is right. Okay. So C is the right answer. Means assertion is correct, but reason is incorrect. Next one is the average thermal velocity of the electrons in a conductor is 0. Okay. तो average thermal velocity जो होती है U bar, drift velocity के derivation में पढ़ते हैं अपन 0 होती है, right है। Direction of motion of electrons are random, यही reason है, क्योंकि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए जब अपन एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालते हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स की, उसका आंसर कितना आता है 0। तो दोनों करेक्ट है और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट और मैग्नीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे बहुत कम डिपेंड करती है, ये रीजन है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कांस्टेंट इज वेरी लो। ओके, तो दोनों ही करेक्ट है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन भी है। हमें पता है कि अलॉयज क्यों यूज में लेते हैं, क्योंकि अलॉयज की रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पे बहुत लेस डिपेंडेंसी शो करता है, और उसका कर्व जो आता है उसका एंगल भी स्मॉल होगा। लार्ज डिपेंडेंसी के लिए कर्व का एंगल लार्ज होगा, लेस डिपेंडेंसी के लिए कर्व का एंगल भी लेस होगा। तो इतना लो डिपेंडेंसी शो करता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इस वजह से अपन अलॉयज यूज में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन भी
Derive the expression for the torque acting on the electric dipole when it is held in a uniform electric field. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, अगर पार्ट होगा। ओके, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये ऐसा, तो एक डाइपोल रखा हुआ है जिसमें प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसको F1 वेक्टर QE वेक्टर बोल सकते हैं, और नेगेटिव चार्ज इसको F2 वेक्टर माइनस का QE वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस, और दोनों के बीच का सेपरेशन ये हो जाएगा। मान लेते हैं यहां से यहां तक का एंगल थीटा है। सो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या तो F1 ले लो या फिर F2 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर सेपरेशन। If ABN, then perpendicular separation is BN। अब इस ट्राइंगल से अपन BN की वैल्यू निकालते हैं, तो ट्राइंगल में मैं sin थीटा अप्लाई करता हूँ। sin थीटा क्या हो जाएगा? BN परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज व्हिच इज 2A। तो BN is what? 2A sin थीटा। BN is what? 2A sin थीटा। ओके, अब 2A sin थीटा है तो यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे टॉर्क इज व्हाट? F1 QE multiplied by 2A sin theta। Q multiplied by 2A P बन जाएगा, तो टॉर्क इज व्हाट? P sin theta। दिस इज द डेरिवेशन फॉर टॉर्क experienced by the dipole in an uniform electric field। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क। अब अपन थोड़ा सा डायरेक्शन चेक करते हैं। अच्छा, ये पार्ट अगर इधर जा रहा है, चार्ज इधर, फोर्स एक्सपीरियंस का इधर, तो रोटेशन ऐसा होगा। तो रोटेशन की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करूंगा तो थंब सारी एंगुलर कोऑर्डिनेट्स का मतलब टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ट है। अब क्रॉस प्रोडक्ट से चेक करते हैं। अच्छा, डाइपोलमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। ये डाइपोलमेंट का डायरेक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब मैं E क्रॉस P चेक कर रहा हूं, तो E क्रॉस P बाहर डायरेक्शन आ रही है, लेकिन ये गलत है, डायरेक्शन तो पहले ही चेक किया, अंदर है। तो P क्रॉस E चेक करते हैं, तो P क्रॉस E तो क्या हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में? टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E। समझ गए? क्या हो जाएगा? P क्रॉस E। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स SI यूनिट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बताना है कि, और उसका SI यूनिट बताना है। फ्लक्स क्या होता है? मान लो कोई एरिया है और इस एरिया से फील्ड लाइंस पास कर रही है, ये फील्ड लाइंस पास कर रही है, these are electric field lines। So number of field lines related to a surface related to a area is known as electric flux। फ्लक्स का सिंबल phi होता है और उसका यूनिट होता है वेबर। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? वेबर। वेबर के लिए WB सिंबल होता है। So this is the answer for this question। Next question is the resistance of iron and copper wires at 20 degree and are 3.9 respectively, and what temperature will the resistance be equal? Temperature coefficient of resistivity for the iron is this and the copper is this। Neglect the thermal expansion। क्या बोला गया है? The resistance of the iron and copper wires at 20 degree centigrade this। दोनों के रेजिस्टेंस जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है? 3.9 है। कितना है? 3.9 है। At what temperature will the resistance be equal? किस टेम्परेचर पे दोनों के रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे? अच्छा, जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है? RT2 equals to RT1 1 plus alpha delta T। ओके, तो ये दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर आयरन। ये आयरन सब में आ जाएगा इसके, Fe 1 plus alpha delta T। डेल्टा T में अगर बात करूँ T2 minus T1 हो जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर T20 है तो इनिशियल 20 डाल दिया, T2 फाइनली कर दिया। ऐसे रेजिस्टेंस फॉर कॉपर 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, तो इनिशियल टेम्परेचर कॉपर के लिए भी वही है, सेम टेम्परेचर की होने की वजह से यहाँ पे ये कर दिया। डन। ओके, और दोनों के रेजिस्टेंस कितने दे रखे हैं? 3.9 दे रखा है। कितना दे रखा है? 3.9। जो इनिशियल रेजिस्टेंस था वो कितना दे रखा है? 3.9। इनिशियल रेजिस्टेंस 3.9 है, तो 3.9 यहाँ पे भी अगर बात हो 3.9 पुट हो जाएगा। 1 प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे कितना आ जाएगा? अल्फा जो दे रखा है 5 × 10⁻³
और डेल्टा टी टी -20, समझे नहीं समझे? और इसका 4.1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अच्छा इसका 4.1 आया, इसमें मिसिंग है, इसका 3.9 है, दूसरा वाले का क्या है 4.9 4.1। तो कॉपर के लिए जो रेजिस्टेंस गिवन है वो कितना है 4.1 ओम है, तो ये वैल्यू डाली अपन ने 4.1, रेजिस्टेंस फॉर कॉपर 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 4 into 10⁻³ एंड T2 - T1 which is T -20। समझ में बात? तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को T की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड से अगर बात करूं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेंगे 4.1 और 3.9 को सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जब टी की वैल्यू अपन निकालेंगे तो टी की वैल्यू कितना आ गया T -20 इक्वल्स टू दिस, तो 64.45। तो जब उसे इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, तो T इक्वल्स टू 84.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज ए स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। फ्लक्स एक नंबर होता है तो फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स को भी अपन ने देखा ही था, फ्लक्स क्या होता है, अ पॉइंट चार्ज q इज एट ए डिस्टेंस ऑफ d/2, d/2 सेपरेशन पे है, डायरेक्टेड अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर से अबव की साइड में है, ठीक है? d साइड, इसकी साइड जो है वो d है। as shown in the figure, use Gauss's law and obtain the expression for the electric flux to the square। अच्छा, अपने को इससे रिलेटेड फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो इसको क्लोज बनाना पड़ेगा, तो अपन इसको क्लोज सरफेस बना देते हैं, पहले तो इसे क्लोज सरफेस बना देते हैं। तो ऐसा क्लोज सरफेस, ऐसा क्लोज सरफेस अपन इसको बनाएंगे। जैसे मान लो ये है, दिस इज अ सरफेस, और यहां से इस जगह पे d/2 सेपरेशन पे, d/2 सेपरेशन पे, तो इसको पहले तो अपन क्लोज सरफेस बना देते हैं, ये ऐसा क्लोज सरफेस हो जाएगा, और सेपरेशन थोड़ा सा d/2, ठीक है? ये क्लोज सरफेस बना दिया। अब यहां से कितना पे था d/2, d इसका पूरा सेपरेशन है, मतलब ये जो लेंथ है वो d है, और ये d/2 सेपरेशन है, मतलब इस स्क्वायर के, मतलब सॉरी इस क्यूब के सेंटर पे चार्ज आ जाएगा, और चार्ज कितना दे रखा है, q दे रखा है, इसकी साइड जो है वो d है। समझ में आती बात? तो इसके सेंटर पे अगर बात करें चार्ज आ गया, तो किसी भी क्लोज सरफेस से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, q/ε0। तो q चार्ज है तो ε0 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू ऑफ फ्लक्स ही आ जाएगा, ये पूछा। यूज गॉसेस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द स्क्वायर, स्क्वायर से रिलेटेड, अच्छा स्क्वायर से तो रिलेटेड अगर बात करूं तो ये हो गया। अच्छा, आपने से केवल स्क्वायर से रिलेटेड पूछा है, तो इस क्यूब से रिलेटेड जो फ्लक्स होगा क्या होगा, q/ε0। अब इस क्यूब में अगर बात हो कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, तो 6 फेसेस से रिलेटेड वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या होगा, q/ε0। तो वन फेस से रिलेटेड q/6ε0, क्योंकि अपन से इसी से पूछा है, ये तो इमेजिनरी है, ये बाकी लाइंस तो इमेजिनरी है क्योंकि हमने बनाई है। बेस में क्या था कि स्क्वायर था, तो स्क्वायर से रिलेटेड फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा वो हमसे पूछा गया, तो इससे रिलेटेड पूछा गया है केवल वैल्यू ऑफ फ्लक्स। अब इससे d/2 सेपरेशन पे, इट मींस अगर ये d सेपरेशन है तो d/2 मींस आई बात समझ में, q चार्ज हो गया इसके सेंटर पे, क्योंकि ऊपर से भी d/2 नीचे से भी d/2, तो इसके सेंटर पे आ गया। अब किसी भी इमेजिनरी चाहे फिर रियल क्लोज सरफेस से रिलेटेड या गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितनी होती है, q/ε0। तो यहाँ पे कितने फेसेस है, 6 फेसेस है, तो वन फेस से रिलेटेड कितना होगा, q/6ε0, और अपन से वन फेस का ही पूछा था, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, तो ये इसने डेरिवेशन पार्ट कर रखा है, देखो आप डायग्राम प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे d/2 सेपरेशन में इसका साइड कितना है, d है, d/2 सेपरेशन इट मींस सेंटर पे आ गया। समझ में आती बात? तो फ्लक्स की वैल्यू पूरे क्यूब से रिलेटेड तो क्या होगा, q/ε0, और वन फेस से रिलेटेड पूछे, जैसे इस बेस फेस से पूछा है केवल, तो q/6ε0। ओके, आंसर देखते हैं, q/6ε0, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
चार्ज Q1 1.5 मिलीकूलम, Q2 0.2 millicoulombs and Q3 0.5 millicoulombs are placed at the points A, B, C as shown in figure. If R1 is 1.2, R1 is 1.2. ठीक है, चार्ज Q1 is what? Q1 1.5 into 10 raised to the power minus 3 coulomb. Q2 0.2 millicoulombs, तो 0.2 मिलीकूलम and Q3 is 0.5 मिलीकूलम. 0.5 मिलीकूलम means 10 raised to the power minus 3 coulomb. ABC पे प्लेस्ड है और शोन फिगर R1 is 1.2 मीटर. R1 की वैल्यू कितनी है? 1.2 मीटर and R2 is 0.6 मीटर. 0.6 मीटर. फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2. Q2 पे अपने को रिजल्टेंट फोर्स बताना है. सभी पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उस केस में Q1 जो होगा इस Q2 के ऊपर रिपल्शन का फोर्स लगाएगा इधर. एज इट इज Q3 जो है वो Q2 के ऊपर भी एक रिजल्टेंट फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत? अब जब ये रिजल्टेंट फोर्स रिपल्शन का लगाएगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं पे आएगा. सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं. आई बात समझ में, Q2 के ऊपर पूछा है तो अपन सबसे पहले 1.5 मतलब Q1 वाला निकाल रहे हैं. तो K Q1 Q2 फोर्स निकाल रहे हैं दोनों के बीच में. K Q1 Q2 डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर. तो K 9 into 10 to the power 9, Q1 is 1.5 into 10 to the power minus 3, Q2 is 0.2 into 10 to the power minus 3 डिवाइड बाय सेपरेशन मींस 1.2 का स्क्वायर. तो डेटा आया है 1.87 into 10 to the power 3 न्यूटन अलोंग AB. मींस फोर्स कहाँ होगा? इधर की साइड में होगा. तो अपने पास में एक डेटा आ चुका है. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट F2 की बात करूंगा. इट मींस ये भी इसके ऊपर इधर की साइड में फोर्स लगाएगा. ये भी इसके ऊपर इधर की साइड में फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, क्योंकि चार्जेस क्या है? पॉजिटिव है. तो फोर्स में क्या हो जाएगा? इसका डेटा डिवाइड बाय सेपरेशन का स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो F2 क्या क्या K Q2 Q3 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर. तो डेटा लेने के बाद में क्या आंसर है? 2.5 into 10 to the power 3. अच्छा, पहले वाले का डेटा है 1.87. आई बात समझ में. दूसरे वाले का डेटा है 2. इट मींस यहाँ पे रिजल्टेंट ऐसा दिखाएंगे बड़ा, क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है और ये 1.8, तो इसका रिजल्टेंट छोटा होगा. तो रिजल्टेंट बड़े वाले की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. समझ में आती बात? तो इस तरीके से होगा. एंगल दोनों के बीच में कितना है? दोनों फोर्सेस के बीच में 90. तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए फॉर्मूला F रिजल्टेंट इज व्हाट? रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर पैरेलल मेथड से 2F1 F2 cos थीटा. थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो cos 90 0. तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. समझ में आती बात? तो आंसर कितना था? 3.1 into 10 to the power 3 न्यूटन. दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 point charges Q, Q, Q and Q are placed at the coordinates of a square of side A and shown in figure. Find the resultant electric force on a charge Q. कैपिटल Q के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स पूछा आपने से. किस पे? कैपिटल Q के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स पूछा है. अब दोनों कैपिटल Q तो वो दो हैं. 4 point charges Q, small q, capital Q and finally small q. ठीक है. साइड एंशन फिगर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज Q. इस पे कंसीडर कर लेते हैं, इस पे फाइंड आउट करते हैं. अच्छा, यहाँ पे अगर बात हुई ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्शन का K Q स्मॉल q डिवाइड बाय A स्क्वायर. ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. क्या हो जाएगा? K Q इस कैपिटल Q डिवाइड बाय A का स्क्वायर. दो फोर्स तो हमें मिल गए. समझ में आती बात? अब ये प्लस नहीं होंगे, बस ये डेटा अपन ने बता दिया कि भाई दो फोर्सेस आ गए. अब दो फोर्सेस आ गए तो ये वाला जो है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. तो क्या हो जाएगा? K Q Q और सेपरेशन क्या हो जाएगा? A आई बात समझ में. तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो रूट 2A आ जाएगा. तो डिवाइड बाय रूट 2A का होल स्क्वायर. तो K Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2A स्क्वायर. तो तीन फोर्सेस हो गए
के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय ये इस डायरेक्शन में हो गया, समझे नहीं समझे? अब ये हो गया तो दिक्कत, तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो दो वेक्टर्स जो है इनके बीच में तो 90 डिग्री एंगल है। अब दोनों सेम है तो इनका रिजल्टेंट इसी के अलॉन्ग आएगा ना भाई। इसका जो फोर्स है वो इधर आ रहा है, इसका फोर्स इधर आ रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, जब दोनों का डेटा सेम है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में 45 डिग्री पे आएगा। और ये भी इसी के अलॉन्ग होने वाला है तो ऐड कर देंगे बाद में। तो पहले 45 डिग्री पे मतलब 90 डिग्री पुट करके इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रूट ऑफ दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, तो रूट टू एफ तो अगर बात करो फोर्स आ गया और ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a स्क्वायर प्लस रूट टू एफ, एफ इज व्हाट, ये के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर सकते हैं तो के कैपिटल क्यू कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो कैपिटल क्यू कॉमन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, एक सिंगल क्यू डिवाइड बाय 2 प्लस रूट 2, कैपिटल क्यू कॉमन ले लिया तो स्मॉल क्यू, और दिस इज द आंसर। सॉल्यूशन भी है 11 रूट 2 क्यू क्यू बाई 2 और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा उसी में पूछा गया एक और चीज है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछिए। और पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो कितने टर्म्स आएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस के बीच में होती है तो 1 2 3 4, एक 5 और एक 6, तो 4 टर्म जो आएंगे, पहला टर्म क्या आएगा के, यहां से स्टार्ट करते हैं क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय ए, के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर, तो क्यू क्यू डिवाइड बाय आर मींस ए, अगेन यहाँ पे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय ए, अगेन यहाँ पे के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय ए, अगेन यहाँ पे, तो ये तो 4 टर्म्स तो ये हो गए, तो कितना हो जाएगा 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन, तो 4 टर्म्स ही हो गए। और ये एक पोटेंशियल एनर्जी क्यू क्यू में, तो k क्यू 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 का स्क्वायर डिवाइड बाय सेपरेशन, सेपरेशन कितना है रूट 2 है, और एक ऐसा पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगी k क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2a प्लस, सबको ऐड कर दे, प्लस k क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2a एंड k स्मॉल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2a। दिस इज द आंसर फॉर पोटेंशियल एनर्जी। 4 टर्म्स तो इसमें और 2 टर्म्स ही है, मतलब टोटल 6 टर्म्स आने वाले थे। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, using Kirchhoff's rule obtain the balancing condition in terms of the resistance of 4 arms of the Wheatstone bridge। अब बैलेंसिंग कंडीशन अपने को देखनी है, तो बैलेंसिंग कंडीशन किस तरीके से देखेंगे, यहाँ पर देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, यहाँ पे बैटरी से कनेक्शन कर दिया, दिस इज द बैटरी, दिस इज गैल्वेनोमीटर, और दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। I करंट फ्लो की है यहाँ से, तो I करंट को डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे करंट I1 भेज देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा I माइनस I1। यहाँ पे करंट गैल्वेनोमीटर IG करंट, तो क्या हो जाएगा I1 इधर के IG नीचे गया तो I1 माइनस IG। यहाँ पे अगर बात तो I माइनस I1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा I माइनस I1, और IG नीचे आ रहा है तो प्लस का IG, और ये दोनों ऐड होंगे तो फिर से अगेन आई हो जाएगा। केवीएल लगाते हैं इसके ऊपर, प्लस माइनस, करंट यहाँ जा रही तो प्लस माइनस, करंट ऊपर से आ रही तो प्लस माइनस, करंट इधर से आ रही तो प्लस माइनस, इधर से आ रही तो प्लस माइनस। केवीएल लगाएंगे तो प्लस आ रहा है तो क्या लिख देंगे, माइनस का I1 मल्टीप्लाइड बाय P, आगे चले प्लस आ रहा है तो क्या लिख देंगे, माइनस का IG मल्टीप्लाइड बाय G of the resistance of the galvanometer, ऐसा माइनस आ रहा है तो प्लस I माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाय R, डन, इक्वल्स टू 0। अब अपने को पता है बैलेंसिंग कंडीशन है, गैल्वेनोमीटर में करंट 0 होता है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0,
तो माइनस का पी आई वन और ये उधर जाएगा तो माइनस का आई माइनस आई वन मल्टीप्लाइड बाय आर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी केवल अपन इधर भी लगा देते हैं, तो प्लस आ रहा है तो माइनस आई वन माइनस आई जी मल्टीप्लाइड बाय क्यू, आगे बढ़े माइनस आ रहा है तो प्लस आई माइनस आई वन प्लस आई जी मल्टीप्लाइड बाय एस, और यहाँ पे माइनस आ रहा है तो क्या लिखते हैं प्लस आई जी मल्टीप्लाइड बाय जी इक्वल्स टू जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया और यहाँ पे जीरो हो गया, तो माइनस का आई वन क्यू प्लस का आई माइनस आई वन एस इक्वल्स टू जीरो। उधर ट्रांसफर करेंगे तो दोनों के माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आई वन क्यू इक्वल्स टू आई माइनस आई वन एंड दिस इज एस। अब दोनों का रेशियो कर देते हैं, तो यहाँ पे डाल रहा हूं आई वन क्यू और यहाँ पे आई माइनस आई वन एस, ये माइनस तो पहले ही कैंसिल हो गया था, तो आई वन से आई वन कैंसिल, आई माइनस आई वन, तो क्या हो जाएगा पी अपॉन क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन एस। दिस इज द बैलेंसिंग कंडीशन फॉर Wheatstone bridge. Okay. Next question. Use Kirchhoff's rule to determine the value of the current I flowing in the circuit shown in the figure. अपने को करंट बताना है फिगर में, इससे रिलेटेड सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन है तो फिर अपन इसे कर ले सकते हैं। अच्छा, ये जो है इसमें करंट बतानी है अपने को, कौन सी बतानी है? Kirchhoff to determine the value of current I1. I1 की वैल्यू अपने को बतानी है, I1 करंट जो जा रही है इन द सर्किट शो इन फिगर। ठीक है, Kirchhoff's लॉ लगा रहे हैं अपन, Kirchhoff's लॉ लगा रहे हैं वो किसके ऊपर लगा रहे हैं? Kirchhoff's लॉ जो लगा रहे हैं वो किसके ऊपर लगा रहे हैं? सर्किट में। सर्किट में अप्लाई Kirchhoff फर्स्ट लॉ इन जंक्शन सी। I3 जो है, अच्छा ये यहां से I1 चलाया है, यहाँ से I2 चलाया है, और जब ये कंबाइंड होगा तो I3 बन जाएगा, तो I3 इज व्हाट I1 प्लस I2। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं अपन, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ CDFEC। CDFEC ऊपर वाले के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर वाले पे जब आप किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हो तो उस केस में देखो करंट ऐसे जा रही है, बैटरी के प्लस माइनस, यहाँ पे करंट जा रही है तो ये प्लस ये माइनस, ये करंट जा रही है तो ये प्लस माइनस, अगेन कुछ नहीं, तो यहीं से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो यहां से स्टार्ट किया तो प्लस आ रहा है तो माइनस 30 करंट कितना है I1, तो 30 I1, आगे गए तो माइनस आ रहा है तो प्लस का 20, फिर प्लस आ रहा है तो माइनस, और करंट कितना है 20 I3 इक्वल्स टू 0। तो इससे अगर बातों क्या रिलेशन है, 10 कॉमन ले लिया तो 3 I1 प्लस 2 I2 इक्वल्स टू 2। अब ABFEA आई बात समझ, तो इसके पूरे लूप के ऊपर अपन ने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दी, तो माइनस का 30 यहां से प्लस आ रहा था, फिर दिखाना पड़ेगा, तो माइनस का 30 प्लस आ रहा था तो माइनस 30 I1, यहां पे आगे यहां पे करंट कैसे जा रही है ऐसे, तो ये यहां पे प्लस होगा और यहां पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, प्लस होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस आ रहा है तो क्या कर देंगे प्लस, तो प्लस का 20 और करंट कितनी I2, तो प्लस का 20 I2 प्लस का 20 I2, आगे चलेंगे प्लस आ रहा है तो क्या लिख देंगे माइनस का 80, तो माइनस का 80 इक्वल्स टू 0, और इससे सॉल्यूशन कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा, ये दोनों इक्वेशंस को आई बात सुनने I3 इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी माइनस 3 I1, तो यहाँ पे अगर बात हो प्लस 2 I1 और यहाँ पे 2 I1, समझ में आती बात, इक्वल्स टू 2, वैल्यू पुट कर दी तो 5 I1 प्लस 2 I2 इक्वल्स टू 2, कितना हो जाएगा 5 I1 प्लस 2 I1 इक्वल्स टू 2। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे आई बात तो कितना हो जाएगा 8 I1 इक्वल्स टू माइनस 6, तो I1 इक्वल्स टू माइनस 3/4 एम्पियर। इट मींस माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट ले लिया। इक्वेशन फोर्थ में पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5 इंटू 3/4 प्लस 2 I2, समझ में आती बात, सॉल्व ही कर लेते हैं अपन इसको, अपन ही सॉल्व कर लेते हैं नेट पैड पे, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं।
क्या गिवन है? 30 एम्पियर 20 ओम बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी है। थर्टी ओम ये 30 ओम है, यहाँ पे एक बैटरी है, बैटरी 20 वोल्ट की है, 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है। टर्मिनल्स कैसे? ठीक है, 20 ओम रेजिस्टेंस है, 20 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पे भी एक बैटरी है, 80 वोल्ट की बैटरी है, 20 ओम रेजिस्टेंस है। वोल्ट ओके। अब 80 वोल्ट और 20 ओम 20 ओम 20 ओम, ठीक है। ठीक है, अब इसमें करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से, तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो सबसे पहले, अच्छा ये बैटरी 80 वोल्ट की है, 80 वोल्ट की, तो यहीं से करंट चला देते अपन। तो एक करंट गया है यहाँ से आई, मान लेते हैं आई करंट जा रही है, आई करंट जा रही है, तो यहाँ से इसमें से I1 करंट इधर भेज देते हैं और यहाँ पे I माइनस I1, डन। 20 वोल्ट, ठीक है, 20, ओके ओके ओके, ठीक है। तो पूछा क्या था अपने से, I1 की वैल्यू पूछी, I1 ऊपर वाले सर्किट में जा रहा है अपने को, ऊपर वाले मतलब I माइनस I1 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ करंट ऐसे गया तो ये गया तो प्लस और ये माइनस, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस और ये माइनस, और ये प्लस माइनस, ये सब, डन। केवल लगा रहे, सबसे पहले ऊपर ऊपर लगा रहे, तो माइनस आ रहा है तो कितना हो जाएगा प्लस का, आई बस 30 I माइनस I1, डन। इधर प्लस आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, आगे आए माइनस आ रहा है तो क्या लिख देंगे प्लस, और कितना आ जाएगा 20 वोल्ट का बैटरी है तो 20 हो जाएगा, आगे प्लस आ रहा है तो माइनस 20, और करंट कितना है, करंट है इसमें I1 इक्वल्स टू 0, डन। प्लस का 30 I माइनस I1, इधर आए तो माइनस टू प्लस 20 वोल्ट, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस 20 I1, ओके। तो यहाँ पे अगर बात हो 30 I माइनस का 30 I1 प्लस 20 माइनस का 20 I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 30 I यहाँ पे अगर बात करूंगा तो माइनस का 50 I1 प्लस 20 इक्वल्स टू 0 मीन्स 3 I माइनस का 5 I1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ऐसे ही अपन केस के ऊपर केवल लगा देते हैं, तो केवल अपन लगा देते हैं यहाँ पे इस वाली के ऊपर, जिसमें एक तो I आ रहा है और एक I1 अपने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा रहा हूँ तो प्लस आ रहा है, यहाँ से लगा रहा हूँ माइनस आ रहा है तो क्या लिख दूंगा प्लस 18, अब करंट ऐसे चला है तो प्लस माइनस, करंट ऐसे ही चला अपन ने, तो प्लस आ रहा है तो कितना हो जाएगा माइनस का 20 I, माइनस आ रहा है तो प्लस लिख दिया, प्लस का 80 वोल्ट, आगे प्लस आ रहा है तो माइनस लिख दिया 20 I, आगे जा रहे हैं तो माइनस का, तो कितना होगा प्लस का 20, और इधर प्लस गया तो माइनस का 20 I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, डन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस का 20 I माइनस का 20 I1 इक्वल्स टू 0, डन। उधर ले जाते हैं, उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, 0 पे हटा देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2I प्लस 2I1 और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3I माइनस का 5I1 प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, सॉल्व करते हैं तो इस केस में यहाँ पे अगर बात हो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 6I प्लस 6I1
माइनस का 30 इक्वल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा 6i माइनस का 10i1 और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। सोल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, डन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो प्लस और कितना हो जाएगा 16i1, और यहाँ पे दोनों माइनस है, कितना आया था 4 माइनस 34, तो माइनस का 34 इक्वल्स टू 0। तो i1 इज व्हाट 34 डिवाइड बाय 16, तो ये 17 डिवाइड बाय 8, तो 17 डिवाइड बाय 8 तो अपने को i1 का वैल्यू मिल गया, लेकिन अपने को i माइनस i1 चाहिए, तो i का वैल्यू निकालते हैं तो 17 बाय 8 अपन किसी भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, इसमें कर देते हैं, तो 2i प्लस 2i1, i1 इज व्हाट 17 बाय 8 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, तो कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 17 बाय 4 माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 2i प्लस 17 बाय 4 है, सही है, तो 2i 17 बाय 4 माइनस 1, तो 4 17, तो 13 बाय 4 प्लस का होगा इक्वल्स टू 0। अच्छा 10 है, सॉरी 10 है, कितना था 2i प्लस 2i माइनस 10, एक बार इसको, तो यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया, i1 की वैल्यू को इस इक्वेशन में रहा था 2i प्लस 2i1, i1 इज व्हाट 17 बाय 8 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो कितने टाइम्स 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2i यहाँ पे अगर बात करूंगा तो 4 टाइम्स है तो 40 हो गया, ठीक है, तो 40 माइनस प्लस का 17 है, तो 40 और 17 कितना हो गया 30 और 23, तो 23 वो भी किसका माइनस का, तो माइनस का होता जाके प्लस का 23 डिवाइड बाय 4, तो i1 इज व्हाट 8, तो 23 डिवाइड बाय 8, डन। तो i की वैल्यू अपने को मिल गई, अपने को निकालता i माइनस i1, तो i इज व्हाट 23 डिवाइड बाय 8 एंड i1 इज व्हाट माइनस का 17 बाय 8, ऐसे में जाएगा 8 आ जाएगा, 23 माइनस 17, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया 30, 23 डिवाइड बाय 17, तो 17 और ये 26, तो कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 8 मीन्स 3 बाय 4, तो 3 बाय 4 इज द राइट आंसर, 3 बाय 4, तो i2 की वैल्यू i1 की वैल्यू पूछी थी अपने 3 बाय 4, दिस इज द आंसर, 3 बाय 4 आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि डायरेक्शन उसने गलत थी, अपन ने डायरेक्शन सही ली थी, अपने इसलिए प्लस का 3 बाय 4 आंसर आ रहा है, ठीक है, तो अपने को 3 बाय 4 आंसर चाहिए था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, read the passage given below and answer the following questions. Quantization of electric charge, smallest charge that can exist in nature is the charge of an electron. During friction, it is only the transfer of electrons which is makes the body charge. जब अपन फ्रिक्शन करते हैं तो उस केस में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो उसकी वजह से बॉडी अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी में कन्वर्ट होती है। Hence net charge on any body is an integral multiple. क्वांटाइजेशन के बारे में बोल रहा है कि नेट चार्ज जो होता है, charge of body will be equals to integral multiple of charge of electron. It means जो चार्ज होता है किसी बॉडी पे वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल, मतलब n की वैल्यू ऑलवेज इंटीजर ही आएगी। दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज 1.6 10 पावर माइनस 19। ओके आगे बढ़ते हैं। Where n is 1 2 3 फॉर्मूला भी है, hence nobody can have a charge represented as 1.1, मतलब ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है जिसमें अगर बात करूंगा तो आई बात समझ में इंटीजर आंसर नहीं है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डेसिमल की फॉर्म में, ऐसा चार्ज पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है और स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन ही होता है। इलेक्ट्रॉन को अगर अपन तोड़ते हैं तब जाके 0.1 0.2 वैल्यू आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेबल नहीं है, ठीक है। Recently it has been discovered that the elementary particles such as protons and neutrons are
कंपोज और नॉन एलिमेंटल यूनिट्स कॉल्ड क्वार्क पार्टिकल्स। क्वार्क पार्टिकल जो होते हैं वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके भी उनसे भी छोटे पार्टिकल्स को क्वार्क पार्टिकल बोलते हैं। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क पार्टिकल्स, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क। उनके चार्जेस +2e/3 और -e/3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपने कुछ आंसर्स देने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग properties is not satisfied by an electric charge? टोटल चार्ज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है, satisfy करता है quantization of charge. This is also which of the following properties is not satisfied by an electric charge? एक इलेक्ट्रिक चार्ज से कौन सी? टू टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, तो कौन सी प्रॉपर्टी which of the following property is not satisfied by an electric charge? कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, टोटल चार्ज कंजर्वेशन, टू टाइप्स ऑफ चार्ज। तो सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स जो है वो वैलिड नहीं है। सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स चार्ज के लिए अगर बात करेंगे तो कैसे बनेगी? ओके, विच आर ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल? कौन सा चार्ज पॉसिबल है आपको ये बताना है। आई बात में इसी को देख लेते हैं अपन। 3.2 दिख भी रहा है, ये 16 के टेबल में आता है। तो कितना हो जाएगा? Q इक्वल्स टू NE। तो N इज व्हाट? Q डिवाइड बाय E। Q की वैल्यू कितनी है? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁻18 डिवाइड बाय 1.10⁻⁻19। तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 18 मींस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 आंसर हो जाएगा। तो 20 आ रहा है तो पॉसिबल पूछा था, तो दिस चार्ज इज पॉसिबल। n की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए, अगर इंटीजर आती है तो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनो कूलम, अगर एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 1 नैनो 10⁻⁻9 कूलम, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी? अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q डिवाइड बाय E। तो Q की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10⁻⁻9 डिवाइड बाय 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूं तो 1.6 अगर मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो 10 को 1.6 डिवाइड करें तो 6.25 आता है। डन। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 6.25 10⁻⁻9 से 10⁻19 कैंसिल, -10 एंड +10 प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻10 तो -9 तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻9 प्लस का 9 तो 6.25 इंटू 10⁻9। Okay, this is the answer. Next question is the electric capacitance of a conductor is a measure of its ability to hold electric charge. कैपेसिटेंस होता है वो चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी होती है या एनर्जी होल्ड करने की एबिलिटी होती है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी कैपेसिटी अगर r रेडियस है तो हमें पता है जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो r बाय k होता है, विच इज k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। An isolated spherical conductor of radius r, the charge q is uniformly distributed over the entire surface. Okay, चार्ज कहाँ है? कंडक्टर है तो सरफेस पे होगा। Entire surface can be assumed to be concentrated at the center of the sphere. The potential at any point of the surface of the sphere conductor will be, potential जो होता है सरफेस पे throughout the volume सेम होता है, तो सरफेस पे इनवर्ड और सेंटर पे भी सेम होता है। और कितना होगा? KQ by R। पोटेंशियल की वैल्यू ये होगी, K means 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R। ओके, आगे बढ़ते हैं। Capacitance of the spherical conductor situated in vacuum is, कैपेसिटेंस Q equals to CV होता है, तो C equals to Q by V। V की वैल्यू यहाँ डाली, Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, वही फॉर्मूला लिखा भी अपन ने। Clearly the capacitance of the spherical conductor is proportional to its radius। दिखता है कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। The radius of the spherical conductor of 1 farad capacitance is R equals to this। अगर उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है तो रेडियस के लिए वैल्यू ये आ सकती है, एंड दिस रेडियस इज अबाउट 1500 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर में डेटा है, दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ।
अच्छा, क्वेश्चन ये है, इफ एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज अ कैपेसिटेंस 50 पिकोफैराड, द रेडियस इज, अगर उसका कैपेसिटेंस अपने को पता है C इक्वल्स टू क्या होता है, R बाय K, रेडियस पूछा है अपने से, कैपेसिटेंस कितना है 50 10⁻⁻12 फेरेड, और K की वैल्यू 9 × 10⁹ ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, बाकी अगर बात करूं तो 10⁻0 और ये तो 10⁻10 हो गया, मीन्स 10⁻−2। अब ये किसमें आया, मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे आई बात समझ में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई तो ये कैंसिल होता है, 50 45 सेंटीमीटर, 45 मीटर में नहीं आएगा, मीटर में तो कितना आएगा आई बात समझ में, कितना 45 × 10⁻⁻2 मीटर, अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 45 सेंटीमीटर। हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ 25 picofarad to raise its potential to 10⁵ volt? How much charge should be placed on a capacitor, capacitance, कितना चार्ज अपने को प्लेस करना पड़ेगा, कैपेसिटी दे रखी है, रेज इट्स पोटेंशियल, पोटेंशियल भी दे रखा है, तो हम लोग बेसिक्स है Q इक्वल्स टू CV से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। C की वैल्यू कितना दे रखा है 25 × 10⁻⁻12 और V जो रखा है 10⁵5, डन। तो कितना हो जाएगा 25 × 10⁵5, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। अब 25 × 10⁻⁻7, तो ये 6 है, तो एक हटा लेते हैं इसको, तो एक करेंगे, एक 10 को नीचे लाएंगे तो कितना 2.5 × 10⁻⁻6, तो इसको माइक्रो लिख सकते हैं, 2.5 माइक्रो कूलम। दिस इज द आंसर। ये था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस इज, अब कैपेसिटेंस का डायमेंशन बताना है, तो बहुत इजी सा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस का 4πε0r, 4πε0r उससे निकाल सकते हैं, उसकी बजाय अपन किससे निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस का, उससे Q/V से कर लेते हैं। तो C इक्वल्स टू Q/V, Q का जो होता है A1T1, डन। V का जो होता है, V का डायमेंशन, V पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या हो जाएगा वर्क अपॉन चार्ज विच इज A1T1, तो A1 M1 L2 T-3 A-1, दिस इज फॉर पोटेंशियल, वर्क अपॉन चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का A1T1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा M1 L2 T-3 A-1, क्या होगा M-1 L-2 और T की पावर 4 हो जाएगा, और A1 तो A2, M-1 L-2 T की पावर 4 A2, फर्स्ट इज द राइट आंसर, डन। क्लियर है, M-1 द लास्ट C इज द राइट आंसर, इसमें +1 आ रहा है, डन। Okay, next question is metallic sphere of radius r is charged to potential V. एक metallic sphere है of radius, क्या radius कितना है r है, इसका charge to potential V गेन करने के लिए चार्ज किया है, then charge Q is proportional to, चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है, और बोथ V एंड R रेडियस के भी, ठीक है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r है चार्ज टू पोटेंशियल V, तो V इक्वल्स टू KQ/R, डन। तो चार्ज जो है V के प्रोपोर्शनल होगा, और चार्ज जो है R के भी प्रोपोर्शनल, बोथ V एंड R। रेडियस बड़ा होगा तो फिर उस केस में, ठीक है, K कांस्टेंट है तो V और R, तो V R क्रॉस हो जाएगा तो V और R। नेक्स्ट, show that the electric field intensity due to an infinitely long sheet of charge is sigma upon 2 epsilon. Okay, तो ये लॉन्ग चार्ज शीट है, ये इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है
अब अपन गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो अपन इसमें सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, थोड़ा बहुत पार्ट इधर लेफ्ट में भी आ जाएगा। अब इसमें ये सरफेस S1 कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज S2 एंड दिस इज S3। फील्ड लाइंस कैसी होगी, ऐसे जाएगी, इसका एरिया मान लेते हैं A है, तो फील्ड लाइन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पे, इस वाले एरिया का करेंगे तो इधर भी DA का डायरेक्शन, थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एरिया वेक्टर ऊपर, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। डन। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ EDA समेशन ऑफ 4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक सरफेस अपने को पता है अलग अलग सिमेट्रिकल नहीं है सब जगह से, तो इसको ओपन करेंगे तो पहली सरफेस S1 EDA प्लस S2 EDA प्लस S3 EDA। फर्स्ट वाली सरफेस के लिए जो थीटा है वो कितना है 0, सेकंड के लिए थीटा कितना है 90 और थर्ड सरफेस के लिए थीटा कितना है 0 डिग्री। तो cos 90 तो 0 हो जाता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो EDA जो आ जाएगा 2 के लिए आ जाएगा। अब E कांस्टेंट है, DA जब ये एरिया है तो ये भी है, ये भी है, दिस इज EA एंड दिस इज आल्सो EA, सो 2EA। LHS अपन ने सॉल्व किया, कितना आ गया 2EA। ठीक है, अब अपन RHS की बात करते हैं, RHS सॉल्व करते हैं। RHS सॉल्व करते हैं तो उस केस में RHS क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ 4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब वो 4 लेना पड़ता है जो है गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है, अभी तो इनफाइनाइट शीट है, पूरा चार्ज तो गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आ रहा, तो अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर Q डैश चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं इफ अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सो चार्ज रिलेटेड टू एरिया ए, तो सिग्मा हो जाएगा। यूनिट एरिया से रिलेटेड चार्ज कितना है सिग्मा, तो एरिया से रिलेटेड सिग्मा है, तो विद चार्ज विल बी सिग्मा है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज राइट हैंड साइड। अब दोनों को इक्वलाइज कर देना, 2EA इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो A से कैंसिल आउट, तो E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज derive expression for the electric potential during electric dipole। एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डाइपोल के लिए सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज को अपन यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज प्लस क्यू। अच्छा, डिस्टेंस अपने बोलता है पोटेंशियल इक्वल्स टू के क्यू बाय आर होता है, तो जिसकी डिस्टेंस ज्यादा लेंगे उसका पोटेंशियल कम आएगा, तो अपन नेगेटिव से डिस्टेंस ज्यादा लेते हैं ताकि पोटेंशियल उसका कम आए, और पॉजिटिव से पोटेंशियल डिस्टेंस कम लेते हैं ताकि अपना आंसर पॉजिटिव आए। तो दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। ये सेपरेशन है तो ये ए सेपरेशन हो गया, दिस इज आल्सो ए। और किसी एंगल पे आर डिस्टेंस पे अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। डन। किसी एंगल पे आर डिस्टेंस पे अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। डन। ओके, तो आर डिस्टेंस पे अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ऐसा, तो यहां से एक तो इस पॉइंट को मिला देते हैं और एक को इस पॉइंट को मिला देते हैं। ये डिस्टेंस मान लेते हैं R1, दिस इज R2। अच्छा, ये अपने को पोटेंशियल में अगर बात करें तो R1 डिस्टेंस डालेंगे तो R के टर्म में आंसर चाहिए,
अब आर की टर्म में आंसर चाहिए तो इसको मैं एक्सटेंड करके यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। मान लेते हैं थीटा एंगल पे, तो डिस्टेंस हो जाएगी a cos थीटा इस ट्राइंगल से, ये वाली भी a cos थीटा। अब पोटेंशियल लिखूंगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल जो हो जाएगा नेट वो क्या हो जाएगा माइनस का के क्यू डिवाइड बाय चार्जेस का आपको पता है सेम है डाइपोल्स में सेपरेशन विच इज r1, पॉजिटिव चार्ज का के क्यू बाय r2। तो के क्यू कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा r1 r2 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में तो r1 माइनस r2। अब यहाँ पे r1 जो एक्चुअल में r1 किसके इक्वल है r प्लस a cos थीटा, तो r प्लस a cos थीटा, और r2 इज व्हाट इतना r माइनस a cos थीटा, तो कितना हो जाएगा r माइनस a cos थीटा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो के क्यू r1 माइनस r2 मतलब r प्लस a cos थीटा माइनस का साइन चेंज होगा तो माइनस का r और प्लस का a cos थीटा, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। आर से आर कैंसिल आउट तो के क्यू मल्टीप्लाइड बाय 2a cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो क्यू इंटू मल्टीप्लाइड बाय 2a p बन जाएगा, तो के पी cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। समझिए क्या हो गया फॉर्मूला पोटेंशियल का के पी cos थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इससे पहले ये अपने किया। नेक्स्ट जो है डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और कंडक्टर में करंट में रिलेशन बनाना मेंटेन करना है, इसके लिए कंडक्टर लिया अपन ने, ये कंडक्टर जो है इसे बैटरी से कनेक्ट किया, इस कंडक्टर का लेंथ l है, एरिया a है, इसमें जो चार्ज के एरियर्स हैं वो n है और उनकी नंबर डेंसिटी स्मॉल n है। समझ गए? तो ये हो गया, कोई दिक्कत? तो ये L हो गया। और यहाँ पे अगर बात करो इलेक्ट्रॉन्स को मान लो चलने में t टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है? इलेक्ट्रॉन्स को एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करने में जो लगता है वो t टाइम लगता है। सबसे पहले अपन चार्ज की बात करते हैं। चार्ज क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज पर इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्मॉल एन अपन नंबर डेंसिटी के लिए यूज में लेने वाले हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल एन है। अब यहाँ पे क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन टोटल वॉल्यूम स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Q इज व्हाट? N AL मल्टीप्लाइड बाय E। चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे अगर बात हो करंट आ जाएगी I इक्वल्स टू, अच्छा डिस्प्लेसमेंट की बात हो, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? L। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इलेक्ट्रॉन्स ने? L। कितना टाइम लिया? T। तो L अपॉन T को वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? NEA, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख सकते हैं, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, I इक्वल्स टू NEA PD। Okay, next question is, next part is, two cells having EMF E1 into interresistance R1 R2 respectively and are connected in parallel combination, find out equivalent EMF of this combination। अच्छा, सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट EMF ने को फाइंड आउट करना है, करते हैं चलो। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए दो सेल्स लिए, इसका एक का इंटररेजिस्टेंस और ये एक ऐसा, इसका इंटररेजिस्टेंस और इसके टर्मिनल्स।
दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज E1 एंड दिस इज E2। मान लो यहाँ से करंट चला रहे हैं I1 एंड दिस इज करंट I2 और कंबाइंड यहाँ पे करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 विच इज I कंसिडर कर लेते हैं। करंट ऐसे जाएगा, यहाँ पे I1 आएगा तो प्लस माइनस, यहाँ पे I2 आएगा तो प्लस माइनस, कंबाइंड होके I यहाँ पे आने वाला है प्लस माइनस। केवीएल अप्लाई करते हैं, केवीएल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे प्लस आ रहा है तो क्या लिखते हैं माइनस का I वास्तव में I1 मल्टीप्लाइड बाय R1। आगे चलेंगे, बैटरी का माइनस आ रहा है तो प्लस E1, आगे चले तो प्लस आ रहा है तो माइनस। करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है इक्वल्स टू 0। डन। यहाँ से मैं I1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो E1 माइनस IR इक्वल्स टू I1 R1। तो I1 इज व्हाट, E1 माइनस IR डिवाइड बाय R1। एज इट इज I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 माइनस IR डिवाइड बाय R2। सेम अगर केवल इस पे लगाता हूँ तब भी आंसर यही आएगा। तो I1 I2 की वैल्यूज आ गई तो इनको मैं इस रिलेशन में डाल देता हूँ I1 प्लस I2। तो I1 इज व्हाट, E1 माइनस IR डिवाइड बाय R1 प्लस E2 माइनस IR डिवाइड बाय R2। I वाले टर्म सेपरेट कर लेते हैं, इसको सेपरेट कर देता हूँ। सेपरेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस IR डिवाइड बाय R1 प्लस E2 माइनस IR डिवाइड बाय R2। I वाले टर्म इधर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे कितना होगा अपन, यहाँ पे R बाय R1 और इधर आएगा तो R बाय R2। इधर क्या बचा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाय R2। I का क्या हो जाएगा, एलसीएम में क्या हो जाएगा, R1 R2 प्लस R2 प्लस R1। यहाँ पे अगर बात करूँगा तो क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2। कैंसिल आउट कर देंगे। I का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 R2 प्लस R को मिल लेते हैं R1 प्लस R2। इसमें से मैं R1 प्लस R2 को मिल लेता हूँ, R1 प्लस R2। तो ये इसको भी डिवाइड करेगा R1 प्लस R2 और इसको भी करेगा R1 प्लस R2, तो कैंसिल हो जाएगा। और इसको मैं इनके साथ रख देता हूँ ऊपर। तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आया है वो कैसा आ जाएगा, I इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 एंड डिवाइड बाय R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 एंड कैपिटल R। डन। डिवाइड बाय कैपिटल R। ये एक्सप्रेशन है। अब मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो यहाँ पे एक ही इंटरनेशनल एक ही टर्मिनल हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट डायग्राम है जिसमें इसका E पैरेलल लिख देंगे, R पैरेलल और ये कैपिटल R। तो इसमें करंट का इक्वेशन जब केवीएल लगाएंगे तो क्या आएगा, E पैरेलल R पैरेलल प्लस कैपिटल R। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं तो E पैरेलल का आंसर क्या आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस R2। डन। अब इसको R1 R2 से डिवाइड कर देते हैं तो E1 R2 प्लस E2 R1 R2 प्लस R2, इसको भी R1 R2 से डिवाइड, तो E पैरेलल का आंसर हो जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। दिस इज द E में फॉर रिजल्टेंट। और कंपेयर करते हैं तो RP की जगह पे क्या है ये पूरा, तो RP इज व्हाट, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो इसको उल्टा कर दे, 1 अपॉन RP R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2। 1 upon RP is what, 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is the parallel combination
ओके, तो ये पूरा जब अपन ने पेपर पूरा कंप्लीट कर लिया है, बाकी के जो भी अगले पेपर्स हैं वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।